हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो है पटवार लाइब्रेरियन के लिए होने वाली है। बहुत दिनों से इनकी जो सीरीज चल रही थी वो बंद पड़ी हुई थी। तो आज से हम उसी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको पता ही होगा कि हमने क्लास नंबर 19 में प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर लिया था। तो प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड अभी आपने देखा होगा 18 जनवरी और 20 जनवरी को एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है। तो वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने जो पढ़ाया है उस लेवल का पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। जब आप इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ाया है, हमारा जो कंटेंट है, वहां से हूबहू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एसएससी सीजीएल में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो पारी अभी हुई हैं, एक 18 तारीख को हुई थी, एक 20 तारीख को हुई थी, यानी कि 40 क्वेश्चन के लगभग आ चुके हैं। तो आपसे 5 से 7 क्वेश्चन जो हैं प्राइमरी मेमोरी से ही पूछे गए थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज के टाइम पर जो ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चनों का कंप्यूटर से, वो मेमोरी से ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर देना है। ये एसएससी सीजीएल 2025 में बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही लेटेस्ट है, यानी कि 2 दिन पहले ही इसका एग्जाम हुआ है, 18 जनवरी को और 20 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? रोम इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज। रोम का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन एक जो दे रखा है, स्टोरिंग द बायोस और फर्मवेयर, बायोस या फर्मवेयर संग्रहित करना। स्टोरिंग फाइल्स फॉर परमानेंट एक्सेस, स्थायी पहुंच के लिए फाइलें संग्रहित करना। तीसरे नंबर पर है टेम्पररी डेटा स्टोरेज, अस्थायी डेटा भंडारण। चौथा है रैंडम डेटा एक्सेस। ठीक है, रैंडम डेटा एक्सेस के लिए। तो उद्देश्य मुख्य रूप से रोम का क्या है? देखो, मैंने आपको जब प्राइमरी मेमोरी पढ़ाई थी, जब मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी को पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने बताया था कि प्राइमरी मेमोरी को आप बांट देते हो। एक आप किस में बांट देते हो? मेन मेमोरी में। और एक आप बांट देते हो किस में? कंप्यूटर की यानी सीपीयू की मेमोरी में। ठीक है, जब आप मेन मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रैम होती है और एक क्या होती है आपकी? रोम होती है। और जब आप सीपीयू की मेमोरी की बात करते हैं, सीपीयू की मेमोरी की, तो सीपीयू की मेमोरी को दो तरह से बांटा जाता है। एक इसकी जो इसके अंदर रहती है, इसका जो कंपोनेंट होता है वो तो होता है रजिस्टर, और एक इसके ऊपर लगी हुई होती है जिसे बोलते हैं अपन कैश मेमोरी। तो इन चारों मेमोरी से आपके इस एग्जाम में एसएससी सीजीएल मेंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आप रोम का यूज लेते हो, जब आप रोम का यूज लेते हो तो रोम में ऐसे एप्लीकेशंस को या ऐसे सॉफ्टवेयर को रखा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को रखा जाता है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके द्वारा हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो? बूटिंग। तो इसके अंतर्गत बूटिंग करने वाले प्रोग्राम्स को रखा जाता है। अब मैंने आपको बताया था जो बूटिंग के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक मैंने आपको बताया था क्या? बूट स्ट्रैप लोडर, बूट स्ट्रैप लोडर। एक मैंने आपको बताया था कौन सा? BIOS। ठीक है, BIOS। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पहले से जो प्रोग्राम रोम के अंतर्गत इंस्टॉल्ड होके आते हैं, उन्हें हम जनरल शब्द क्या दे सकते हैं? फर्मवेयर। ठीक है, जनरल नेम इनको क्या दे सकते हैं? जो सभी आपके सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, जो प्रोग्राम्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको जनरल नाम अपन क्या दे सकते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर यानी कि प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो पहले से ही सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा इस मेमोरी में डालकर दिए जा रहे हैं। तो यानी कि रोम के अंतर्गत आपका बायोस भी होता है और आप इसको क्या बोल सकते हैं? फर्मवेयर भी होता है। यदि आपने हमारी पिछली क्लास ली हुई होगी 19 नंबर की, दोस्तों ये एग्जाम आपका सीजीएल मेंस का कब हो रहा है? 18 जनवरी 20 जनवरी को। और मैंने ये सभी चीजें आपको एक महीने पहले पढ़ा दी थी। जो 19 नंबर की हमारी क्लास है उसमें मैंने ये सभी चीजें आपको पढ़ा दी थी। एक बार आप उसको पढ़ोगे, फिर आप इन क्वेश्चनों को करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल तक का पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि यदि हमारे कंटेंट से नहीं आता है क्वेश्चन, या हमारे नोट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
तो दोस्तों वो किसी भी स्टूडेंट से नहीं होने वाला, क्योंकि हम उस लेवल का पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, अब आपको पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, रोम का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टोरिंग स्टोरिंग बायोस और फर्मवेयर। बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि वहां पर जो क्वेश्चन नंबर था ये 7 नंबर पर था, मेमोरी से रिलेटेड है, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को मैं टॉपिक वाइज लेके आ जाऊंगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताएं आप। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज आर करेक्ट। ये आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। जो सही हैं वो आपको बताने हैं, जो गलत हैं वो आपको बताने। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सही पूछा है। एक आप इन पर ध्यान दिया करें, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सही पूछा है। सही कौन सा है, तो पहला नंबर का जो स्टेटमेंट है उसे पढ़ें आप। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी मीनिंग इट लॉसेस डेटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। रैम एक अस्थिर मेमोरी है जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर यह डेटा खो देती है। दोस्तों मैंने जब आपको रैम पढ़ाई थी बोला था कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये मैंने आपको चीजें बताई थी। इसका मतलब होता है कि जब आप पावर ऑफ कर देते हो अपने कंप्यूटर की, तो इसके अंतर्गत जो भी डेटा आया होगा वो पूरा का पूरा क्या है, उड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। ये तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरे को आप पढ़ें। रोम इज यूज टू स्टोर। देखो अब रोम की बात हो रही है, पहले आपके किसकी बात की है, रैम की, अब रोम की बात हो रही है। रोम इज यूज टू स्टोर एसेंशियल एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू बूट। बूट मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। देखो पहला क्वेश्चन अभी आपने देखा, मैंने अभी तो समझाया है कि इसके अंतर्गत ऐसे प्रोग्राम होते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, यानी कि जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, उनको क्या बोला जाता है, फर्मवेयर। और क्या होते हैं, बायोस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही स्टेटमेंट और दे दिया कि इसके अंतर्गत वो आवश्यक निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी हैं, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाते हैं मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा यदि हमारी पिछली क्लास आपने देखी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर रहने वाला है, बोथ ए एंड बी। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल 2025 के अंतर्गत पूछे गए हैं, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ रोम। यानी कि कौन सा एक रोम का टाइप है दैट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स, जिसको मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, और जिसको इरेज भी किया जा सकता है, जिसके अंदर से डेटा, वह आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के रोम का उदाहरण है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया जा सकता है और कई बार प्रोग्राम किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है, एक आपके सामने है मास्क रोम, एक है ईपीआरओएम, एक है पीआरओएम, एक है डबल ई पीआरओएम। तो सबसे पहले तो आपको इनकी क्या है, फुल फॉर्म आनी चाहिए। मास्क रोम ये तो एमआरओएम शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, एमआरओएम हो जाएगी। उसके बाद ईपीआरओएम की क्या होती है फुल फॉर्म, इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद पीआरओएम की, अभी पीआरओएम यहां से ये हो गई, पीआरओएम की क्या हो जाएगी, प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ईपीआरओएम की क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये हो जाती है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपको जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था ईपीआरएम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूबी ईपीआरएम, एक होता है डबल ईपीआरएम। यूबी ईपीआरएम में डेटा किससे मिटाया जाएगा। यहाँ पर यदि आपसे बात करें कि ईपीआरएम यदि आपको बोला जाए तो डिफॉल्ट रूप से किसकी बात कर रहा है, यूबी ईपीआरएम की बात कर रहा है। यूबीईपीआरओएम की बात कर रहा है। और इसमें जो डेटा डिलीट किया जाता है, इरेज किया जाता है, वो अल्ट्रावोलेट की मदद से किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिकली जो डेटा डिलीट किया जाता है ना, इलेक्ट्रिकली का मतलब है कि आपका जो विभव होता है, ठीक है, उसको चेंज करके आपका डेटा डिलीट किया जाता है। जो आपके वोल्टेज होते हैं उसको चेंज करके डेटा डिलीट किया जाता है इलेक्ट्रिकली बोलो। इसी को अपन क्या और बोल सकते हैं, इसी को अपन इलेक्ट्रॉनिकली भी बोल सकते हैं। आपका डेटा जो यहाँ पर फुल फॉर्म में तो आपको इलेक्ट्रिकली ही लिखना है, लेकिन इलेक्ट्रिकली जिस तरह से आप मिटा रहे हो ना, इसी चीज को आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बोल सकते हो, इस प्रोसेस को, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मिटाया जाता है वो किस मेमोरी में मिटाया जाएगा, वह मिटाया जाएगा इसके अंतर्गत। इसमें तो मिटाया ही नहीं जाता, इसमें केवल प्रोग्राम किया जा सकता है। मिटाया इन दो और फोर में, टू और फोर में जा सकता है, लेकिन टू वाले में अल्ट्रावोलेट की मदद से और फोर वाले में इलेक्ट्रिकली या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ये डेटा मिटाया जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का हो जाएगा। लेकिन फुल फॉर्म में आपको क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रिकली ही लिखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आए हैं, यदि आपने बेसिक को क्लियर कर रखा है, ठीक है, बेसिक यदि आपने क्लियर कर रखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ देखें आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ट्रू और फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, ये पहला स्टेटमेंट हो जाता है आपका। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, ठीक है, कि सीपीयूज क्लॉक स्पीड कंट्रोल्स द टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन। सीपीयू की घड़ी की गति निर्देशों के समय और निष्पादन की गति को नियंत्रित करती है। देखो अभी आपका मैंने सीपीयू नहीं कराया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। सीपीयू के अंतर्गत एक क्लॉक होती है जो क्या है, इन सब चीजों को कंट्रोल करती है कि किस टाइम पर कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इन सभी चीजों को क्या है, वो रिकॉर्ड करके रखती है, ठीक है, सभी को नियंत्रित करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब अपन सीपीयू पढ़ेंगे ये स्टेटमेंट आपका वहां पर कर लेंगे। लेकिन इससे जस्ट नीचे वाला है, ये है कैश मेमोरी को रिलेटेड, ठीक है, कैश मेमोरी को लेकर। ये कैश मेमोरी में आपको पढ़ा चुका हूं। द सीपीयूज कैश मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड एक्सेस। देखो जो कैश मेमोरी है वो हाई स्पीड जो है एक्सेस प्रदान करने के लिए ही तो बीच में लगाई गई है, कि जिससे क्या है प्रोसेसिंग जल्दी जल्दी हो। टू फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। अब जो आपकी कैश मेमोरी होती है ना, इसमें उस डेटा को रखा जाता है जो बार बार यूज आ रहा है, ठीक है। यानी फ्रिक्वेंटली जो डेटा यूज होता है ना बार बार, उस डेटा को अपन कहाँ रख देते हैं, कैश मेमोरी में। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आपकी कैश फाइल्स बन जाती हैं। पहली बार आप जब किसी भी जगह पर सर्च करने जाओगे या गूगल क्रोम पर आप वर्क कर रहे हो, सर्च करने जाते हो, उसमें टाइम लगता है। जब आप दोबारा जाते हो वहां पर टाइम नहीं लगता। क्यों, उसी चीज को यदि आप दोबारा सर्च कर रहे हो उसमें टाइम नहीं लगता। क्यों, क्योंकि वह चीज आपकी कैश फाइल्स में पहले से रखी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ इस तरह से मेमोरी समझाई थी जो प्रोसेसिंग थी। सबसे ऊपर ही ऊपर आपकी रैम आएगी। रैम से डेटा कहाँ आएगा, कैश में आएगा। और कैश से डेटा किसके पास आएगा, सीपीयू के पास आएगा, ठीक है। सीपीयू, हालांकि ये कैश मेमोरी सीपीयू से बिल्कुल अटैच रहती है, ठीक है, ऐसे अटैच होती है। तो इसलिए कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी ही बोल देते हैं।
लेकिन इसको बीच में लगाया क्यों गया है? देखो फास्ट प्रोसेसिंग हो। पहले क्या हो रहा था, जो आपकी रैम है ना, इसकी स्पीड है कम, सीपीयू की स्पीड है ज्यादा। तो जो भी यहाँ से डेटा आता था ना सीपीयू के पास, सीपीयू उसको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देता था। लेकिन रैम से डेटा ही नहीं आ पाता था, तो ये आइडल कंडीशन में बैठा रहता था, यानी खाली बैठा रहता था, जिससे क्या है, टाइम वेस्टेज वैसे ही होता था। फिर उन्होंने कहा कि अपन ऐसा करते हैं, बीच में एक मेमोरी ले आते हैं, जिससे क्या है, सीपीयू को क्या है, आइडियल कंडीशन में नहीं रहना पड़े, खाली नहीं बैठना पड़े। तो बीच में कैश मेमोरी ले आए। तो अब रैम से डेटा कैश के पास आएगा, कैश से सीपीयू के पास आएगा। अब जो कैश मेमोरी होती है ना, जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है उसको यहाँ पर स्टोर कर लेगी। अब मान के चलो सीपीयू को वही डेटा दोबारा चाहिए, तो वो यहाँ से ले सकता है। यानी कि इसके अंतर्गत फ्रिक्वेंटली जो डेटा यूज होता है ना, वो स्टोर किया जाता है। तो ये यही बोल रहा है, द सीपीयूज कैश मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड एक्सेस। हाई स्पीड एक्सेस यानी स्पीड तो तेज देगा, टू फ्रिक्वेंटली डेटा, जो डेटा बार बार यूज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन या डेटा, इंस्ट्रक्शन बोलो डेटा बोलो, वह चीज है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, ये भी आपका सही हो जाता है। तो इसके भी क्या हो गए, दोनों सही हो जाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। पहला भी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, ये आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत, यानी कि आपको आराम आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने हमारी क्लास ली होगी तो सभी क्वेश्चन आराम से हो रहे होंगे। सीपीयू हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये बताएं आप, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। क्या समझाया था, ये बात कर रहा है डीआरएम की, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, डीआरएएम। और मैंने आपको समझाया था कि जो आपकी रैम होती है, यह दो तरह से डिवाइड की जाती है। एक होती है आपकी एसआरएम, और एक होती है आपकी कौन सी, डीआरएम। एसआरएम का मतलब होता है, एसआरएम का, आरएम का तो आप जानते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस का मतलब यहां पर होता है क्या, स्टैटिक। क्या होता है मेरे भाई, स्टैटिक। और डी का मतलब यहां पर होता है क्या, डायनेमिक। डायनेमिक होता है, ठीक है। अब यहां से आप क्या समझ रहे हो, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये मेमोरी है स्टैटिक, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिफ्रेश की जरूरत नहीं, रिफ्रेश नहीं करते इसको। और डायनेमिक जो होती है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, रिफ्रेश की जरूरत होगी, ठीक है, रिफ्रेश की जरूरत होगी। इसलिए आप क्या करोगे, इसको बार बार रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश का मतलब मैंने समझाया था कि इसको बार बार क्या करोगे, चार्ज करोगे आप। और चार्ज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, कैपेसिटर होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, वह डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए हमें इसको बार बार चार्ज करने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। डीआरएम को समय समय पर, डीआरएम को समय समय पर ताजा करने की, यानी कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता का प्राथमिक कारण क्या है। टू क्लियर अनयूज डेटा, अप्रयुक्त डेटा को साफ करने के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। टू अलाउ द सीपीयू टू एक्सेस न्यू डेटा, सीपीयू को नए डेटा तक पहुंच की अनुमति देना, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू प्रिवेंट डेटा करप्शन कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण होने वाले डेटा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ऐसा भी अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन आप चौथे नंबर पर आओ, यहां पर क्या लिख रहा है कि टू रिचार्ज द कैपेसिटर स्टोरिंग डेटा बिट्स, यानी कि जो आपकी डेटा बिट्स होती हैं वो कैपेसिटर के अंतर्गत रखी हुई होती हैं। तो कैपेसिटर को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है, कैपेसिटर को रिचार्ज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं। यही बात तो मैंने आपको समझाई थी कि इसके अंतर्गत कैपेसिटर होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए उसे दोबारा से रिचार्ज करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आराम से आपके समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन 2 दिन पहले ही पूछे गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो आप। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो लास्ट क्वेश्चन को आप देख लें, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हालांकि सीपीयू से ही आया है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, और मैंने थोड़ी बहुत चीजें सीपीयू की आपको समझा दी हैं। आपको पता ही है इतना, तो सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू इज आर करेक्ट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है आपका कि सीपीयू इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, द कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कैश मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लोचा हो गया। पहला तो आपका सही है, जो सीपीयू है इसको मस्तिष्क कहा जाता है, लेकिन सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 यूनिट होती है इसकी। एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, बिल्कुल सही है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, बिल्कुल सही है। देखो कैश मेमोरी जो होती है ना, इसको सीपीयू की मेमोरी तो कहते हैं, लेकिन ये क्या है, सीपीयू के अंदर नहीं होती है, सीपीयू के बाहर होती है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीपीयू होता है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है सीयू, एक होता है आपका एएलयू, और एक होता है, आप इसको एमयू बोल दो, मेमोरी यूनिट बोल दो। और मेमोरी यूनिट में भी कौन सी रहेगी, रजिस्टर रहेगी, ठीक है, रजिस्टर रहेगी। ये आपका क्या हो जाता है, सीपीयू। 3 कंपोनेंट ये होते हैं। और जो आपकी कैश मेमोरी है ये इसके ऊपर लगी हुई होती है, यहाँ पर कैश मेमोरी, इसलिए इसको सीपीयू की मेमोरी बोल देते हैं। लेकिन सीपीयू के अंतर्गत 3 ही कंपोनेंट होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू, या आपको बोल दे रजिस्टर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी कि ये तो हो गया आपका फॉल्स और ये हो गया आपका ट्रू। तो आपको क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो केवल क्या है, ओनली फर्स्ट जो कथन है वो है आपका सही है। तो उम्मीद है मैं आपको चीजें समझा पाया हूंगा। और ये सभी चीजें आपने क्या है, हमारा जो पिछला लेक्चर था 19 नंबर का, 1 महीने पहले आपने पढ़ लिया था। और जो ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 2 दिन पहले ही हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हमने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है उनको देखकर आपको पढ़ाया हो, हमने पहले से ही कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा दिया था। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, हमारा कंटेंट कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सेवाएं यूट्यूब पर चल रही हैं, तो इनका आप लाभ उठाएं, ठीक है। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप जहाँ से भी पेड पढ़ रहे होंगे उससे भी बहुत अच्छा कंटेंट है। बहुत ज़्यादा मेहनत मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। नई नई जगह से, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हों, यदि आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं तो मैं उनको आपके सामने लेकर आऊँगा और ला भी रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली जो क्लास आपकी आने वाली है वह आने वाली है सेकेंडरी मेमोरी को लेकर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग कैसा चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, ठीक है। जो भी आएगा हमारे यहीं से आएगा, तो आप जो भी लोड ले रहे हैं कंप्यूटर को नहीं लें। जो पटवार की कर रहे हैं 30 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, जो लाइब्रेरियन की कर रहे हैं तैयारी, वहां पर 20 से 25 क्वेश्चन के लगभग कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। और अब तो आपको चतुर्थ श्रेणी में भी 5 से 6 क्वेश्चन जोड़ दिए हैं। और यदि आप रीट मेंस की भी तैयारी करेंगे आगे चलकर, तो वहां पर भी 5 से 6 क्वेश्चन के लगभग आपके कंप्यूटर के आने वाले हैं, जो कि आईसीटी से आएंगे, ठीक है। तो सभी क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे आप सभी को।